प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे प्रत्यवर्ती धारा में चौक कुंडली के बारे में। पिछले क्लास के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था एसी परिपथों में शक्ति गुणांक क्या होती है, उसकी गणितीय व्याख्या भी किए थे। उस वीडियो को आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा या वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चौक कुंडली क्या होता है? तो चौक कुंडली के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उसकी परिभाषा, संरचना, कार्यविधि, सिद्धांत दोनों एक ही होता है। और यहीं पे हम देखेंगे गणितीय व्याख्या भी इसी के अंतर्गत करेंगे। ऊर्जा क्षय और उपयोग, तो इन सभी टॉपिकों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चौक कुंडली क्या होता है? तो नॉर्मल हम देखते हैं जब डीसी करंट मतलब दिष्ट धारा हमको सेल से प्राप्त होता है। तो दिष्ट धारा से जब धारा प्रवाहित होती है तो इस धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रतिरोध आर का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसका उपयोग करने से विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा के रूप में अपव्यय होने लगता है, अर्थात क्षय होने लगता है। तो इसी तरह से हम एसी परिपथ में भी आर का उपयोग कर सकते हैं। और इसका उपयोग करेंगे तो ये भी क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा में ये भी क्या होगा, क्षय होने लगेगा। तो हम न इसका उपयोग न करते हुए प्रतिरोध आर का उपयोग न करते हुए उच्च प्रेरकत्व एल का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये भी क्या करता है, प्रतिबाधा का कार्य करता है। मतलब धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। कौन डालता है? एल भी वही काम करता है, सी भी वही काम करता है और आर भी वही काम करता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, उच्च प्रेरकत्व मतलब L जो है वो उच्च रहता है, लेकिन नगण्य प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। इसका हम उपयोग करते हैं एसी परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए। तो ये होता है चौक कुंडली। देखिए ये जो बना हुआ है वो चौक कुंडली है। तो इस चित्र को देखिए ये किस तरह से बना है, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, तांबे के विद्युत रोधी तार को नर्म लोहे के क्रोड पर इस तरह से ऐसे क्या करते हैं, पास लपेटकर बनाते हैं। अब जो तांबे का विद्युत रोधी तार है वो मोटा होता है। मोटा रखने के कारण ये है कि उसका मोटाई अधिक होने के कारण प्रतिरोध नगण्य होता है। क्या होता है? प्रतिरोध नगण्य होता है। तो नगण्य प्रतिरोध वहाँ पे होता है, तांबा को हम मोटा लेते हैं तब। अब ये जो नर्म लोहे का क्रोड है वो क्या होता है, पटलित बनाया जाता है। अब पटलित बनाने का कारण भी ये है कि यदि हम पटलित नहीं बनाएंगे तो हम भंवर धारा में पड़ चुके हैं। पतला पत्ती, जैसे हम इस ई के आकार का एक पत्ती बताया था मैं आपको, ये ई के आकार का। तो इसके ऊपर क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे पत्ती को रखते हैं और एक के ऊपर रख के हम उसको पटलित बनाते हैं। उससे उसका प्रतिरोध बढ़ता है और भंवर धारा का मान कम होता है। तो इसमें भी क्या करते हैं हम, नर्म लोहे का क्रोड रहता है उसको पटलित बनाया जाता है। मतलब बहुत सारा लिया जाता है और उसको ऐसे बनाया जाता है। अब उसके ऊपर में मान लीजिए आपका ये क्या है, नर्म लोहे का क्रोड है, पटलित क्रोड। अब इसके ऊपर में हम क्या करते हैं, ऐसे तांबे की विद्युत रोधी तार को लपेटते हैं, पास लपेटकर इसको बनाया जाता है। और क्रोड को क्या करते हैं, कुंडली के अंदर में आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। क्रोड को कुंडली के अंदर में आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। आगे पीछे खिसकाने से स्वप्रेरकत्व का मान बदल जाता है और स्वप्रेरकत्व का मान बदल जाता है, फिर वो धारा को क्या करता है, नियंत्रित करने लगता है। यहाँ पे एसी परिपथ जुड़ा हुआ है, एसी प्रत्यवर्ती धारा स्रोत, और ये एक बल्ब है, बल्ब जलता है और ये क्या है, कुंडली है। नॉर्मल हम देखते हैं घर में आपके यहाँ ट्यूबलाइट होगा तो ट्यूबलाइट में लगा रहता है चौक कुंडली। जैसे ये ट्यूबलाइट है आपका, ये ट्यूबलाइट, तो इसमें धारा को नियंत्रित करने के लिए एक इस तरह से छोटा सा चौक कुंडली लगा दिया जाता है, श्रेणी क्रम में उसके साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे धारा कम हो या ज़्यादा हो उसे नियंत्रित करता है। कौन? चौक कुंडली। इस तरह से चौक कुंडली है। तो इसका परिभाषा ये देखिए, जिसमें तांबा लपेटाया हुआ है, पास लपेटा जाता है बहुत अधिक संख्या में। तो ये तांबे की विद्युत रोधी तार है और ये नर्म लोहे का क्रोड है। इस तरह से हमारा चौक कुंडली बना हुआ है। तो चित्र आप बना लीजिए। उसके बाद चलिए देखेंगे परिभाषा। इन सभी चीज़ों को मैं आपको
कॉपी में लिख के दे दूंगा और स्क्रीन पे दे दूंगा, उसे आप देखकर लिख लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आप समझिए, फिर लास्ट में आप उसे देख के लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका परिभाषा कैसे होती है। परिभाषा कैसे होती है, तो परिभाषा बहुत ही आसान है। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा में उच्च प्रेरकत्व प्रत्यावर्ती धारा में उच्च प्रेरकत्व तथा नगण्य प्रतिरोध तो प्रत्यावर्ती धारा में धारा को नियंत्रित करने के लिए उच्च प्रेरकत्व तथा नगण्य प्रतिरोध की कुंडली का उपयोग किया जाता है, जिसे चोक कुंडली कहते हैं। ठीक, बहुत आसान है परिभाषा। प्रत्यावर्ती धारा में धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त उच्च प्रेरकत्व तथा नगण्य प्रतिरोध की कुंडली को, ठीक, उच्च प्रेरकत्व तथा नगण्य प्रतिरोध की कुंडली को चोक कुंडली कहते हैं। ये हुआ इसका परिभाषा, छोटा सा है, बहुत ही आसान भाषा में। परिभाषा के बाद देखेंगे इसको बनाया कैसे जाता है, संरचना। क्या देखेंगे, संरचना। तो संरचना क्या होती है भाई, नर्म लोहे की पटलित क्रोड होता है। क्या होता है, पटलित क्रोड। पटलित मतलब होता है ओवरलेप, जैसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से हम रख के क्या करते हैं, उसको पटलित बनाते हैं। अब पटलित बनाने का कारण आप जानते हैं, भंवर धारा क्या होता है, वहाँ पे कम होता है। तो नर्म लोहे के क्रोड को पटलित बनाया जाता है और उस पर तांबे के विद्युत रोधी मोटे तार, ठीक, तांबे का जो तार होता है वो विद्युत रोधी होता है और मोटा होता है। तो नर्म लोहे के क्रोड पर पटलित पर तांबे के मोटे विद्युत रोधी तार को बड़ी संख्या में, मतलब बहुत अधिक संख्या में पास पास लपेट कर बनाया जाता है और इसे कहते हैं हम चोक कुंडली। और क्रोड के अंदर कुंडली को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। ठीक, इस तरह से मान लीजिए आपका ये क्रोड है और कुंडली को क्या होता है, जो कुंडली है वो आगे पीछे ऐसे खिसकाया जा सकता है। क्रोड के अंदर कुंडली को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है, इस तरह से है, इसकी छोटी सी संरचना है। अब संरचना के बाद देखेंगे हम इसमें कार्य सिद्धांत। तो सिद्धांत के लिए क्या होगा, माना L प्रेरकत्व, ठीक, L प्रेरकत्व तथा R प्रतिरोध हो, तो R प्रतिरोध और L प्रेरकत्व ये होता है, तब इसका प्रतिबाधा क्या होता है भाई, ठीक, R और L जुड़ा हो में देखिए AC परिपथ में R और L हो में, तो L प्रेरकत्व तथा नगण्य प्रतिरोध R के लिए प्रतिबाधा होता है, ठीक, प्रतिबाधा Z का वैल्यू होता है R का स्क्वायर और ये XL का स्क्वायर। ठीक, तो Z इक्वल टू मिलते हैं हमको, ये इसी को हम गणितीय व्याख्या भी बोल सकते हैं। एक बात ध्यान देंगे आप, यही आपका गणितीय व्याख्या है। यदि आपको व्यंजक पूछा जाता है, गणितीय सूत्र पूछा जाता है, तो इसी चीज़ को आप वहाँ पे लिख सकते हैं। XL का वैल्यू क्या होता है, XL का वैल्यू होता है ओमेगा L, तो ये होगा ओमेगा L का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, धारा क्या होता है, V/R होता है। R की जगह हम Z भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, Z। तो धारा के मान को कम करने के लिए प्रतिबाधा को अधिक होना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे में है, तो यदि नीचे का मान अधिक होता है तो धारा का मान कम होगा और हमें क्या करना है, धारा को नियंत्रित ही करना है। तो देखिए, तो प्रतिबाधा को अधिक होने के लिए यहाँ पे प्रेरकत्व का भी मान अधिक होना चाहिए, अर्थात L अधिक होना चाहिए, L अधिक होना चाहिए। L अधिक होगा तो प्रतिबाधा भी अधिक होगा, और जब प्रतिबाधा अधिक होगा तो धारा का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो L का मान अधिक होगा तो प्रतिबाधा भी अधिक होगा, और प्रतिबाधा का मान अधिक होगा तो धारा का मान क्या होगा, कम होगा। अब हम जानते हैं, ठीक, क्या जानते हैं भाई, वाटहीन धारा मैं आपको नहीं पढ़ाया था, क्योंकि वाटहीन धारा के सिद्धांत पर ही चोक कुंडली भी कार्य करता है। वाटहीन धारा क्या होती है, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। ठीक, शुद्ध प्रेरकत्व हो या शुद्ध संधारित्र हो, शुद्ध प्रेरकत्व और शुद्ध संधारित्र परिपथ में ओमीय प्रतिरोध का मान शून्य हो, तो उसमें जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसकी औसत शक्ति P एवरेज क्या होती है, शून्य होती है।
औसत शक्ति शून्य होती है तथा ऊर्जा का क्षय बिल्कुल भी नहीं होता है तो उसे कहते हैं हम वाटहीन धारा, और उसी धारा के सिद्धांत पर चोक कुंडली भी कार्य करता है। एक बार और सुनेंगे, शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध संधारित्र युक्त परिपथ, ठीक, जिसमें ओमीय प्रतिरोध शून्य हो, तब उस परिपथ में धारा प्रवाहित किया जाता है। उस परिपथ में धारा प्रवाहित किया जाता है तो औसत शक्ति शून्य होती है तथा ऊर्जा का क्षय बिल्कुल भी नहीं होता है, और उसे कहते हैं हम वाटहीन धारा, और वाटहीन धारा के सिद्धांत पर चोक कुंडली भी कार्य करता है। ठीक, तो औसत शक्ति शून्य कैसे होता है इसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए, शुद्ध प्रेरकत्व मतलब ये L, ठीक, शुद्ध प्रेरकत्व जब हम प्रयोग करते हैं AC परिपथ में तो वहाँ पे धारा और वोल्टता के मध्य क्या होता है, 90 अंश का कलांतर होता है, चाहे वो अग्रगामी हो चाहे वो पश्चगामी हो, लेकिन 90 अंश की कलांतर वहाँ पे होती है, अर्थात फाई का मान क्या होता है, 90 होता है, कलांतर क्या होता है, 90 अंश। तो उस स्थिति में हम औसत शक्ति निकालें तो औसत शक्ति अर्थात P एवरेज होता है VRMS और IRMS, और ये होता है cos फाई। ठीक, अब हम जानते हैं कि प्रेरकत्व जब जुड़ा रहता है तो 90 अंश का कलांतर होता है, अर्थात फाई का वैल्यू क्या रखेंगे, हम 90 रखेंगे, तो P एवरेज इक्वल टू मिलेगा हमको VRMS और ये IRMS, और cos फाई की जगह रखेंगे 90 तो ये होगा cos 90, तो P एवरेज इक्वल टू मिलेगा हमें VRMS IRMS, और cos 90 का वैल्यू होता है 0। जब हम इसको 0 से गुणा करेंगे तो P एवरेज हमको मिलेगा 0। ठीक, इसी तरह से हम वाटहीन धारा में भी हमको मिलता है। तो औसत शक्ति शून्य होती है, मतलब ऊर्जा का क्षय बिल्कुल भी नहीं होता है। किसके प्रयोग से, प्रेरकत्व मतलब चोक कुंडली के प्रयोग से। धारा नियंत्रित होता है लेकिन ऊर्जा का क्षय बिल्कुल भी नहीं होता है। औसत शक्ति क्या होती है, शून्य होती है। ठीक, तो यहाँ तक आपका गणितीय व्याख्या है। इसको मैं थोड़ा सा आज रफली बता दिया हूँ क्योंकि इसके लिए मैं नोट्स बनाया था, तो उसे मैं स्क्रीन पे दे दूँगा, उसे आप देखकर लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद देखेंगे हम ऊर्जा क्षय। तो ऊर्जा क्षय कैसे होता है उसको देखिए। ऊर्जा क्षय, तो कुंडली की जो ऊर्जा क्षय है वो नगण्य होती है, लेकिन निम्न कारकों से भी ऊर्जा क्षय होता है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर का। हम जानते हैं कि कुंडली का ओमीय प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। तो कुंडली के ओमीय प्रतिरोध को शून्य करने के लिए हम ये तांबे के तार को क्या लेते हैं, मोटा लेते हैं। ठीक, तांबे के तार को मोटा लिया जाता है और मोटे तार के उपयोग से ओमीय प्रतिरोध नगण्य हो जाता है। इस तरह से होती है इसकी पहला ऊर्जा क्षय। मतलब पहला में आप उसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कुंडली का ओमीय प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है, इसलिए तांबे के तार को मोटा लिया जाता है और मोटे तार के उपयोग से कुंडली का ओमीय प्रतिरोध नगण्य होता है। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा ऊर्जा क्षय और कहाँ पे हो सकता है, जब कुंडली की क्रोड में, ठीक, क्रोड में भंवर धारा उत्पन्न हो सकता है, ये फिक्स है, भंवर धारा उत्पन्न हो सकता है क्रोड में। तो क्रोड में भंवर धारा उत्पन्न होती है जिससे विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा के रूप में क्षय होने लगता है। तो भंवर धारा उत्पन्न न हो या भंवर धारा को कम किया जा सकता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, क्रोड को पटलित बनाया जाता है, और पटलित क्रोड के प्रयोग से भंवर धारा का मान कम हो जाता है, और पटलित क्रोड के प्रयोग से भंवर धारा का मान कम हो जाता है, और यह उसका अपव्यय मतलब जो क्षय होता है वो नगण्य हो जाता है। इस तरह से दो ऊर्जा की क्षय आप लिख सकते हैं। अब उपयोग देखिए, उपयोग कैसे होता है, मरकरी लैंप है और ट्यूबलाइट है, उनके साथ चोक कुंडली को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। ठीक, श्रेणी क्रम में क्या किया जाता है, चोक कुंडली को जोड़ दिया जाता है। ये समझो आपका चोक कुंडली है। मरकरी लैंप ट्यूबलाइट के साथ चोक कुंडली को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, और चोक कुंडली परिपथ में बहने वाली धारा को नियंत्रित करता है, जिससे ट्यूबलाइट क्या होता है, कभी ट्यूबलाइट को उड़ने की खतरा बहुत अधिक होती है, इसलिए चोक कुंडली के प्रयोग से वह सुरक्षित रहता है। परिपथ में बहने वाली धारा को ये क्या करता है, चोक कुंडली नियंत्रित कर देता है। इस तरह से इसका उपयोग आप लिख सकते हैं।
अब जो मैं आपको पढ़ाया हूँ उसे आप स्क्रीन को देखकर लिख लीजिए। स्क्रीन पे पूरा फोटो आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक चौक कुंडली कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम ट्रांसफार्मर के बारे में। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए क्लास में नए वीडियो के साथ।